आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी साहित्य से संबंधित जो बहुविकल्पिक प्रश्न की श्रृंखला चालू की है, जिसके अंतर्गत आप नेट सेट की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसमें वही प्रश्न दिए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन प्रश्नों की सीरीज़ यदि आप बराबर प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आप नेट सेट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं आप वो आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कह देते हैं कि यदि आपको हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे हमें प्रश्नों की श्रृंखला डाल रहे हैं अभी, तो कृपया हमें सपोर्ट भी करिए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की जो बहुविकल्पिक प्रश्न हैं, ठीक है, उनकी सीरीज चालू की है तो हम वही शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद कौन थे? छायावादी के प्रथम स्तंभ माने जाते हैं और जयशंकर प्रसाद ब्रह्मा माने जाते हैं छायावादी युग के। तो उनकी जो प्रमुख काव्य कृति है वह थी कामायनी, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी। एक प्रश्न के माध्यम से उससे संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न बनेंगे वो भी हम बताते चलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। साकेत महाकाव्य किस कवि की रचना है? तो जो साकेत महाकाव्य है वो द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि थे, कौन? मैथिली शरण गुप्त, जो कि राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, उनकी प्रमुख रचना थी। ठीक है ना, एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, उसे हम बताते चलेंगे। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र नामक काव्य किसने लिखा है? जो कुरुक्षेत्र है वह महावीर दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र नामक काव्य की रचना की है। और ये कब की रचना है? तो जो दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ये द्विवेदी युग में भी आते हैं, छायावादी युग में भी आते हैं और प्रगतिवादी युग में भी आते हैं। ठीक है, और ये जो दिनकर जी है, रामधारी सिंह दिनकर, ये राष्ट्र कवि माने जाते हैं। ठीक है, जो कि किसके शासनकाल की रचना मानी जाती है? ये किसके शासनकाल में आए थे? उस समय किसका शासन था? उस समय भारत आज़ाद हुआ था और जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके समय के ये कवि माने जाते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य तो थे, परंतु इनके संबंध में कहा जाता है कि यदि सत्ता को कोई व्यक्ति अपने सत्य मार्ग से भटक जाता है या जनता की अवहेलना करता है तो उसे जागृत करने का कार्य कौन करते हैं? कवि और साहित्यकार करते हैं। तो इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कहा जाता है या घटना कह सकते हैं, कि जब जवाहरलाल नेहरू संसद भवन में जा रहे थे, साथ में दिनकर जी भी थे, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी को ठोकर लगती है और ठोकर लग के वो गिरते हैं। तो वैसे ही दिनकर जी उनको संभाल लेते हैं और कहते हैं कि जब जब साहित्य लड़खड़ाता है, नहीं, जब जब सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति लड़खड़ाता है या जब जब सत्ता लड़खड़ाती है तो साहित्य उसे सहारा देता है। ये बहुत ही फेमस घटना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर और जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न बनते हैं। हम एक प्रश्न के माध्यम से 5-6 प्रश्न किस तरह से तैयार होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र नामक जो काव्य है वो भी राष्ट्र प्रेम से संबंधित है, राष्ट्रीय विचारधारा से संबंधित है कुरुक्षेत्र काव्य। ठीक है, इससे भी संबंधित प्रश्न बनते हैं। यानी एक प्रश्न में हम 5-6 प्रश्नों को किस तरह से पूछा जाता है वो बता सकते हैं। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? जो अंधेरे में कविता है वो मुक्तिबोध ने लिखा है। ठीक है, और मुक्तिबोध कहाँ के निवासी थे, कहाँ पे रहे हैं? वो रहे हैं नागपुर में। उसके पहले वो उनका जन्म तो कहीं बाहर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर ही हुआ है, पर नागपुर में वो खूनी पत्रकारिता के रिपोर्टर थे और उनके सामने ये घटना हुई है। और कुछ जो लोग थे, कुछ जो दादा माने जाते हैं या जो कुछ गुंडे लोग थे, उन्होंने इनको बहुत धमकाया था, क्योंकि उस समय इनके आंखों के सामने जो जो कपड़े मिल की फैक्ट्री में जिन्होंने स्ट्राइक किया था, हड़ताल किया था, और मजदूरों ने स्ट्राइक किया था, और उस समय मजदूरों को दबाने के लिए एक जो गुंडा नियुक्त किया था, उस गुंडे ने खड़े खड़े एक व्यक्ति को जला दिया था। और उसके संबंध में जब ये मुक्तिबोध लिख रहे थे तो उनको भी बहुत सारी धमकी वगैरह दिए थे। तो उस समय उनके परिवार को मार दे गया, ऐसी बहुत सारी। तो वो जो एक मानसिक संघर्ष चल रहा था
तो उन्हीं पर आधारित उन्होंने अंधेरे में लिखा है, उसके बाद ब्रह्म राक्षस लिखा है, और बहुत सारी जो कविताएं हैं ना, तो उनकी कविता उसमें कहीं ना कहीं वो एक मानसिक तनाव, एक प्रकार का डर, भय, और जो सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति है किस तरह से भ्रष्ट हो गए, किस तरह से वो अपनी ताकत के बल पर आम जनता का शोषण कर रहे हैं, वो सारी कविताओं को उन्होंने उनके काव्य में यही मिलता है। ठीक है, तो अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। और ये जो मुक्तिबोध है ये किस युग के कवि माने जाते हैं? ये है नई कविता के भी माने जाते हैं, प्रगतिशील भी माने जाते हैं, प्रयोगवादी भी माने जाते हैं। ठीक है, प्रयोगवादी भी माने जाते हैं, प्रगतिशील कवि भी माने जाते हैं, और नई कविता के कवि भी माने जाते हैं। तो प्रश्न ऐसे बनते हैं ना कि नई कविता के कौन कौन से प्रमुख कवि है। ठीक है, तो वो उसमें मुक्तिबोध का आता है। तार सप्तक की बात की जाती है तो तार सप्तक के प्रथम कवि, द्वितीय कवि, तृतीय कवि। तो इस तरह से जब इसका विभाजन करने के लिए प्रश्न आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मुक्तिबोध है वो नई कविता के कवि माने जाते हैं, और ये तार सप्तक के भी कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। ताम्रपत्र किस लेखक की रचना है? तो ताम्रपत्र जो लेखक वो है, ताम्रपत्र किस लेखक की रचना है? तो ये यशपाल की है। ठीक है, और यशपाल कौन है? यशपाल भी नई कविता के बाद के जो है ना समकालीन, साठोत्तरी, तो इनमें इनका क्रम आता है। मधुशाला किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? मधुशाला, मधुबाला, ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के पिता हैं। ठीक है, गमन उपन्यास के रचयिता कौन है? तो गमन जो उपन्यास है उसके रचयिता प्रेमचंद्र हैं। तो प्रेमचंद्र ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, कथा सम्राट माने जाते हैं, उपन्यासकार माने जाते हैं, और इनके नामकरण पे ही नामकरण किया गया है कि प्रेमचंद्र युग के कथा के साहित्यकार बताओ, या प्रेमचंद्र के बाद का युग बताओ, उसमें कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार या लेखक थे, या प्रेमचंद्र को के बाद वाला काल, मतलब उसके बाद वाला काल, उसके पहले वाला काल, और उनके समय के जो कवि है उनके बारे में बताओ। तो इससे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। हमने ये सीरीज़ चालू की है, और उसमें सीरीज़ में हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते जाएंगे या जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं, ऐसे हम रचना करते जाएंगे। ठीक है, केवल आपका सपोर्ट चाहिए, हमें एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, और आप चाहे तो उसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने दिन से करने के बाद भी हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलता, इसीलिए हम वीडियो बनाना बंद कर दिए हैं। पर यदि आप हमें मोटिवेट करें तो हम वीडियो बनाएंगे। मैला आंचल किस लेखक की रचना है? तो मैला आंचल जो है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है ना, उनका बहुत ही प्रमुख उपन्यास है मैला आंचल। और जो मैला आंचल उपन्यास है ये हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा है। तो मैला आंचल में कौन कौन से किरदार है, ठीक है, वो भी पूछा जाता है, कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, घटना क्या है, तो इससे संबंधित भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक, तो मैला आंचल किस लेखक की रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की। ये हमारे बहुत ही सरल प्रश्न हैं और हम डीपली बनाते जाएंगे। ये शुरुआत है। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है? आधा गांव जो उपन्यास है बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये राही मासूम रज्जा ने लिखा है। तिनका तिनका कविता संग्रह किस कवि की रचना है? तो ये तिनका तिनका जो कविता है ये केदारनाथ सिंह की रचना है। रामचरितमानस किस कवि की रचना है? देखिए रामचरितमानस ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। तुलसीदास किस युग के कवि है? तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय औरंगजेब का जो शासनकाल था उस बीच के कवि माने जाते हैं। तो औरंगजेब का शासनकाल मुगल एम्पायर में पता होगा आपका, मुगल एम्पायर का आखिरी जो शासक था औरंगजेब। तो कहा जाता है कुछ लोग कि औरंगजेब या उसके पहले के शासनकाल के ये कवि रहे हैं। तो इसमें मतभेद हो सकता है, पर प्रश्न यदि बना तो आप उसके आजू बाजू, उसके समांतर जो भी पास में पड़ता है, जो भी प्रश्न हो उसके आधार पे अपनी बुद्धि का सूझबूझ करके लिख सकते हैं। तो रामचरितमानस किस कवि की रचना है? तुलसीदास की। ठीक है, अच्छा ये बताइए सूरदास ने क्या लिखा है? सूरदास की बहुत सारी, सूरदास ने किस कवि के ऊपर ज़्यादा किस भगवान के ऊपर कह सकते हैं या किस व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा काव्य लिखे हैं? तो कृष्ण के ऊपर। ठीक है ना, आपने सुर सागर लिखा होगा, सुर साहित्य लिखा है इन्होंने, जिसमें क्या है कि उसमें कृष्ण के जीवन से संबंधित, कृष्ण के बालपन से लेकर उनके युवावस्था तक, उनकी रासलीला तक जितने भी
घटना है उन घटनाओं का बहुत ही सटीक और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है। ठीक है। और जो कबीर है वो भी, कबीर को आपको पता है कि कबीर जो है निर्गुण पंथी है और इन्होंने निर्गुण उपासना में विश्वास करते हैं। राम को अपना प्रिय भक्त, राम के प्रिय भक्त माने जाते हैं, राम जी की भक्ति करते थे। ठीक है। और ये निर्गुण पंथी के हैं और इनके जो विचारधारा बहुत ही रहस्यवादी भी हैं और नीतिपरक भी है। ठीक है। हम उसके दोहे वगैरह देखते हैं। मीराबाई है, मीराबाई ने किसकी भक्ति की है? कृष्ण जी की भक्ति की है और उससे संबंधित बहुत सारे काव्य की रचना की है, जिसमें राग सोरठा है। ठीक है। और राग विलाप है, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है। और ये किस युग की कवि है, किस युग का माना जाता है? तो ये भी मध्य युग की कवित्री मानी जाती है। साखी किस कवि की प्रमुख रचना है? देखो, साखी संवत रमणीय किसने लिखा है? ये कबीर ने लिखा है। पदावली रचना किस भक्त कवि की रचना है? तो पदावली किसने लिखा? सूरसागर, सुरसारावली, पदावली जो है वो सूरदास ने लिखा है। ठीक है। पदावली में कृष्ण भक्ति की प्रमुखता किस कवि की है? तो पदावली में जो है कृष्ण भक्ति की जो ज्यादा प्रमुखता दिखती है वो मीराबाई की दिखती है। पद्मावत काव्य के रचयिता कौन है? पद्मावत आपने देखा होगा, पद्मावती करके पिक्चर भी आई है इससे संबंधित। तो पद्मावत जो महाकाव्य है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। ठीक है। और जो जायसी है, ये मलिक मोहम्मद जायसी, ये कौन से कवि माने जाते हैं? कौन से कवि माने जाते हैं? सूफी काव्य के कवि माने जाते हैं। सस्सई किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? सस्सई जो है बिहारी ने लिखा है। ठीक है। जिसमें 700 दोहे का वर्णन किया हुआ है। ठीक है। और 700 से ज़्यादा भी, कोई 700 बोलते हैं, कोई 713 बोलते हैं, कोई 770 बोलते हैं, तो वो 700 के आसपास ही है। तो प्रश्न जिस तरह से बना उस तरह से आप लिखना। और वैसे भी 713 ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि 700 से कौन सा जो सटीक आंसर बैठता है उसको लगा दीजिएगा। और नहीं कुछ होगा सटीक आंसर तो आप हमें कमेंट में बताएं। अनुराग सागर किस संत की रचना है? अनुराग सागर किस कवि की रचना है? संत कवि की। तो ये कबीर। ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन लग रहा है, इसका आप सटीक आंसर ढूंढें और बताएं। हमें थोड़ा सा उसमें डाउट लग रहा है, पर यदि आपको भी डाउट लग रहा है तो आप थोड़ा सा सर्च करिए और उसका जो सटीक आंसर होगा कृपया हमें बताइए। भक्तमाल किसकी रचना है? किसने लिखा है? तो भक्तमाल नाभादास ने लिखा है। ठीक है। जो भक्तमाल है वो नाभादास ने लिखा है, ये बिल्कुल याद कर लीजिए। रसखान रचनावली का प्रमुख विषय क्या है? रसखान किसने लिखा है? रसखान ने लिखा है। ठीक है। अब उसमें किसकी भक्ति की गई? रसखान जो व्यक्ति है वो मुस्लिम व्यक्ति है, पर उसने किसकी भक्ति की है? कृष्ण भक्ति की। और उसकी जो रसखान रचनावली है वो कृष्ण के जीवन से या कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। ठीक है। तो रसखान रचनावली का प्रमुख विषय क्या है? कृष्ण भक्ति। ठीक। सुरसागर किसकी काव्य कृति है? अब जो सुरसागर है, मैंने बताया ना, सुरसागर साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचना है। रसराज किस कवि की रचना है? रसराज जो है वो देव कवि की रचना है। ठीक है। भूषण, देव, बिहारी, घनानंद। तो इसमें देखो 3 में रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति वाले जो 3 उसमें माना गया है ना, तो ये उसके कवि हैं। ठीक है। और ये कौन से कवि माने जाते हैं? रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। इसमें से जो भूषण है वो कौन सी वीर रस से संबंधित कविता लिखते हैं? देव, बिहारी, घनानंद, हाँ, बोधा, आलम, ये जो है ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। तो उनसे भी संबंधित प्रश्न बनते हैं। जो भी प्रश्न आएंगे हम उसमें डीपली बात करते चलेंगे। रीति रत्नाकर की रचयिता कौन है? तो ये पद्माकर है। ठीक है। केशवदास, पद्माकर, सेनापति, चिंतामणि। तो ये रीति सिद्ध है या रीति मुक्त कवि है? हाँ, तो ये आप हमें कमेंट में बताएं। ठीक। केशवदास ये तो पता है कि ये रीति सिद्ध कवि है, क्योंकि ये रीति से इनके जो जितने भी काव्य में मिलेगा उसमें रीति से संबंधित मतलब श्रृंगार परक रचना ज़्यादा है। ठीक है। सेनापति, चिंतामणि, पद्माकर, तो ये रीति सिद्ध भी है, रीति मुक्त भी है। तो इनमें से कौन रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है, वो आप हमें कमेंट में बताइए। केशव रचनावली के प्रमुख विषय क्या है? देखो, केशव रचनावली केशव ने लिखा होगा, पर
इसकी जो प्रमुख विषय, किस विषय पे इन्होंने लिखा है, तो किस विषय पे लिखा है, श्रृंगार में लिखा है। श्रृंगार मतलब प्रेम से संबंधित, ठीक है, जिसमें आधार किसको बनाया जाता है, राधा और कृष्ण के प्रेम को, ठीक है। सत्सई में कितने दोहे हैं, मैंने पहले भी बताया कि जो बिहारी सत्सई है वो किसने लिखा है, बिहारी जी ने। अब उसमें कितने दोहे हैं, 700 दोहे हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि 713 है या कुछ 715 है, तो सटीक आंसर हमें भी नहीं पता है। यदि आपके एग्जाम में 700 से ऊपर आ रहे हैं या 700 से नीचे तो नहीं आएंगे, पर हाँ 700 एग्जैक्ट बोला गया है तो 700 लिखना। यदि 713 या 700 कुछ और आया है तो 713 तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। रामचंद्रिका के रचिता कौन है, तो रामचंद्रिका जो है वो केशव दास ने लिखा है, ठीक है। भूषण की कविताओं की प्रमुखता किस रस से है, देखिए भूषण जो कवि थे वो वीर रस के कवि माने जाते हैं, क्योंकि भूषण ने जितनी भी काव्य की रचना की है, जिसमें देखा है शिवाजी महाराज का पखवाड़ा वगैरह जो भी है वो भूषण द्वारा लिखा गया है, तो उसमें वीर रस की प्रधानता मानी जाती है। रीतिकाल के कवि हैं, परंतु इन्होंने कौन सा, किसको अपना आधार बनाया है, इन्होंने वीर रस को अपना आधार बनाया है। वीर रस का मतलब क्या होता है कि कोई भी राजा हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी वीरता के बारे में बताना। तो उस युग में कौन थे, अपने शिवाजी महाराज थे, तो शिवाजी महाराज किस तरह से वीरता से लड़ते थे उसके संबंध में बहुत ही अच्छा पखवाड़ा वगैरह बहुत सारा चीज़ लिखा है। इसीलिए इनका जो रस, प्रमुख रस माना जाता है वो वीर रस है। घनानंद किस शैली के कवि माने जाते हैं, जो घनानंद है, मैंने बताया ना कि ये पहले पूछा था, आप लोग बताओ, तो घनानंद किस शैली के, तो ये रीति मुक्त कवि माने जाते हैं, ठीक है। रीति सिद्ध, रीति मुक्त, तो ये जो 3 श्रेणी में विभाजित है उसमें से घनानंद जो है वो रीति मुक्त के कवि माने जाते हैं। भ्रमर गीत सार किसने लिखा है, पहले बताया भ्रमर गीत सार जो है वो सूरदास ने लिखा है, और भ्रमर गीत सार किससे रिलेटेड है, वो कृष्ण और गोपियों से संबंधित है, जिसमें क्या होता है कि उद्धव आते हैं, कहाँ पे, ब्रज में आते हैं, और तब उनके साथ जो गोपियों का संवाद होता है उसको उसमें दर्शाया गया है भ्रमर गीत सार में, ठीक है। और भ्रमर गीत सार में क्या हुआ है कि एक भौरे को आधार बनाकर जो गोपियां हैं वो उद्धव को ताने देती है, ठीक है। अलंकृत और प्रबंध किस युग की विशेषता है, देखो अलंकृत और प्रबंध, अलंकृत मतलब जो भी श्रृंगार परक रचना है उसमें अलंकार होना चाहिए या नहीं, जो भी है, तो वो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है, इस युग की प्रमुख विशेषता ही मानी जाती है अलंकृत, यानी अलंकारों का प्रयोग, और प्रबंध, ठीक है। तो अलंकार और प्रबंध दोनों की जो इस युग में जो काव्य की विशेषता दिखती है वो ये दिखती है, किस में दिखती है, रीतिकाल में, जिसमें अलंकारों को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, ठीक है, और दोहे वगैरह में अलंकार इतने होने चाहिए उतने होने चाहिए, तो वो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। श्रृंगारिक वर्णन किस काल में अधिक हुआ था, तो देखो श्रृंगारिक वर्णन वो रीतिकाल में बहुत अधिक हुआ था, ठीक है। श्रृंगारिक वर्णन मतलब क्या होता है कि स्त्री के नख से लेके शिक तक वर्णन करना, उसकी सुंदरता की तारीफ करना, ठीक है। तो ये किस काल में हुआ है, रीतिकाल में हुआ है। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन से हैं, जिसमें बताया था मैंने, बिहारी है, केशव है, भूषण है, ठीक है, और फिर उसमें से रीति सिद्ध, रीति मुक्त, हाँ, और तो ये जो तीनों है ना, ये इसमें काल में विभाजित किया था। रीतिकाल में 3 काल हुए थे, और 3 काल में कौन कौन से कवि थे वो आता है एग्जाम में, कि इसमें से कौन से कवि है कौन से कवि नहीं है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा, तो ये भी आपको आनी चाहिए। अंधेरी नगरी चौपट राजा किस प्रकार की रचना है और उसके लेखक कौन है, तो अंधेरी नगरी चौपट राजा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। और ये किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की रचना है मतलब जब शासन प्रशासन, उस युग में अंग्रेजों का शासन काल था, ठीक है, और अंग्रेज लोग किस तरह से गरीब जनता का शोषण कर रहे थे, किस तरह से मूर्ख बना के जनता को ठग रहे थे, और उसका शोषण का कारण भी वही था। तो उसी को आधार बनाकर उस बात को बताने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नाटक की रचना की थी, अंधेरी नगरी चौपट राजा, ठीक है। यामा कविता संग्रह के लिए किस कवि को मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यामा जो है वो महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृति है, ठीक है, काव्य संग्रह है, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद के युग की प्रमुख कवित्री मानी जाती है। 4 कवियों में से चौथे नंबर की कवित्री जो है वो मीरा मानी जाती है, ठीक है।
शेखर एक जीवनी उपन्यास में आत्मकथानक तत्वों के साथ प्रयोगवाद का प्रभाव किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो ये अज्ञे, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे, ये इनके इसका ये प्रमुख उपन्यास है। और कहा जाता है कि अज्ञे ने जब उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था और ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे और उनको फिर नीचे एक दिन के लिए जेल में डाला गया था। और उस समय शेखर जो है ना, चंद्रशेखर आजाद, उनको फांसी की सजा दी थी। तो वही फीलिंग को आधार बनाकर कहा जाता है कि इन्होंने एक दिन 2 दिन में जेल के अंदर ही उपन्यास की रचना कर दी थी। ठीक है। किस रचनाकार की प्रमुख कृति गद्य काव्य के रूप में प्रसिद्ध थी? देखो, इसमें से गद्य काव्य तो मुक्तिबोध, मैंने बताया था ना मुक्तिबोध के साथ क्या क्या हुआ था, मानसिक तनाव था, और उसी मानसिक तनाव को उन्होंने अंधेरे नामक एक काव्य कृति की रचना की और वो गद्य रूप में है, गद्य रूप में, और बहुत लंबी कविता मानी जाती है। ठीक है, तो वो गद्य रूप में लिखा है, उसमें तुकबंदी वगैरह का आपको नहीं मिलेगा, और वो बहुत ही बड़ी काव्य है। मतलब कविता कैसे एक पेज की या 2 पेज की होती है, पर ये जो अंधेरे में है ये बहुत सारे, कम से कम 10 से 15 पेज में होगी अंधेरे में। ठीक है, तो अंधेरे में ये गद्य रूप में पाई जाती है। और मैंने पहले बताया है कि मुक्तिबोध जो है वो किस युग के कवि माने जाते हैं? तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, नई कविता के युग के कवि माने जाते हैं। ठीक, अब जो है वो पहले नहीं थे। कविता संग्रह किस कवि की रचना है जो गृहन सामाजिक विडंबना के लिए प्रसिद्ध है? तो रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय भी तार सप्तक के कवि माने जाते हैं और नई कविता के भी कवि माने जाते हैं, समकालीन और साठोत्तरी कवि के माने जाते हैं। पर जो जो जिसमें जो जो युग में ये ट्रेंडिंग में आया है उस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, यानी जैसे हम देखते हैं ना कि जो गाना हिट हो जाता है, जिस युग में हो जाता है, उसी युग के कारण वो कवि को जाना जाता है। ठीक है, उस युग के कारण ही, मतलब कह सकते हैं कि जो ट्रेंडिंग में चलता है वर्तमान में और उसमें जो फेमस हो जाता है तो उसी के आधार पे उसका नामकरण किया जाता है। तो उस समय भी वैसे ही कि जो कविता जिस युग में फेमस हो जाती है तो उसी फेमस कविता के आधार पर उस कवि को माना जाता है, गिना जाता है। ठीक है, विपाशा उपन्यास किस प्रसिद्ध छायावादी कवि की रचना है? तो विपाशा कविता जो उपन्यास है वो सुमित्रा नंदन पंत की है, और सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी युग के तीसरे नंबर के कवि माने जाते हैं। ठीक है, और ये प्राकृतिक के चचेरे भाई भी कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने जितनी भी इनकी जो कविता है वो प्राकृतिक से संबंधित है। ठीक है, झूठा सच उपन्यास किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? तो झूठा सच जो उपन्यास है वो भारत विभाजन पर आधारित है। ठीक है, परिंदे कहानी किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है जो नई कविता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है? तो परिंदे जो कविता है वो राजेंद्र यादव की प्रमुख रचना है। ठीक है, धरती अब भी घूम रही कविता संग्रह का संबंध किस कवि से है? तो भवानी प्रसाद मिश्र। धरती अब भी घूम रही है। तोड़ो कारा तोड़ो किस लेखक की क्रांतिकारी निबंध है जो राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना से प्रेरित है? तो वो राम वृक्ष वेनीपुरी की रचना है। इसमें कंफ्यूजन भी निर्मित हो सकता है क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी भी है, ये राष्ट्रीय आंदोलन से और क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, इसमें बाल शर्मा नवीन भी है, पर यहाँ पे आंसर दिया है राम वृक्ष वेनीपुरी। ठीक है, अकाल और उसके बाद कविता संग्रह किस कवि की कृति है जो भूख और मानव संघर्ष के यथार्थ का चित्रण करता है? तो अकाल और उसके बाद जो है वो नागार्जुन की प्रमुख रचना मानी जाती है, और ये उस समय की रचना है जब हमारे देश में अकाल पड़ा था और खाने के एक एक दाने के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा था। और सबसे ज़्यादा जो इसकी मार है, अकाल की मार गरीब और निम्न वर्ग के लोगों पर पड़ा था। तो उस समय उनकी दशा का वर्णन नागार्जुन ने किया है, अकाल और उसके बाद, कि अकाल में किस तरह से स्थिति थी, लोग खाने के लिए तरस रहे थे, और जब अकाल बीत गया और कुछ जब घर में थोड़ा सा सुधार आया तो उस समय लोगों की मानसिक स्थिति में और उनके मतलब उनमें किस तरह से प्रसन्नता जागी, उन सब का वर्णन अकाल और उसके बाद कविता में दर्शाया गया है। तिरस्कृत नामक आत्मकथा किस महिला दलित लेखिका की है? तो कौशल्या बेसंतरी की ये प्रमुख आत्मकथा मानी जाती है, तिरस्कृत। ठीक है, संवेदना के स्रोत किस आलोचक की आलोचना पुस्तक है? संवेदना की स्रोत,
तो ये रामविलास शर्मा की हैं। सामूहिक आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह किस समकालीन कवि की है? तो आलोक धनवा। ठीक है, सामूहिक आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह है, तो ये आलोक धनवा ने लिखा है। झूठन किस लेखक की आत्मकथानक कृति है जो दलित चेतना की आधारशिला मानी जाती है? तो झूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रमुख रचना मानी जाती है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रमुख रचना कौन कौन सी है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इनके बहुत सारे उपन्यास है, पर उसमें से जो फेमस उपन्यास है वो झूठन है। हंसते हुए मेरे अकेलेपन में किस कवि की रचना है जो आत्मसंघर्ष की अभिव्यक्ति करता है? तो विष्णु खरे। ठीक है। मोचीराम कविता किस कवि की प्रसिद्ध रचना है जिसमें वर्ग संघर्ष का चित्रण है? तो ये जो मोचीराम है वो धूमिल कविता की रचना मानी जाती है और ये नई कविता के कवि माने जाते हैं। अपने समय के शब्द किस आलोचक का लेखक संग्रह है? तो किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का अपने समय के शब्द। उपेक्षित का साहित्य पुस्तक का संबंध किससे है? तो देखो, उपेक्षित का साहित्य ये जो है दलित साहित्य की आलोचना है। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे हैं। दलित साहित्य को भी हमारे नेट सेट के पाठ्यक्रम में रखा गया है। उसके प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं और उनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं और उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, ठीक है, वो भी प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो हमने तो अभी सीरीज शुरू की है और उससे जो भी डीपली प्रश्न बनते जाएंगे हम उसका करते जाएंगे। और यदि आपको कोई डाउट हो या आप उस ये इन प्रश्नों में कुछ चीज़ गलत हो तो वो आप हमें मैसेज के जरिए लिख के दीजिए, मैसेज कीजिए और उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो ही जाता है और प्रश्न यहाँ वहाँ की पुस्तकों में यदि गलत आंसर दिया है तो वो भी हमें पता चल जाएगा, तो उसका हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आपका लास्ट प्रश्न है, अपना लास्ट प्रश्न। छिन्नमस्ता उपन्यास किसने लिखा है जो स्त्री चेतना पर आधारित एक चर्चित रचना है? तो छिन्नमस्ता उपन्यास अभी नारी विमर्श भी हमारे पाठ्यक्रम में है। तो उसमें से जो प्रमुख उपन्यास माना जाता है छिन्नमस्ता, वो मन्नू भंडारी का उपन्यास माना जाता है। ठीक है, तो छिन्नमस्ता उपन्यास में क्या क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी और पसंद यदि आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, हमें मोटिवेशन मिल नहीं रहा है और हमें समय निकाल के वीडियो बना नहीं रहे हैं। यदि आपको मोटिवेशन मिलेगा तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।